नहीं लेना चाहता हूँ। तो जिस वाद का नाम हम लोग लेते हैं मंच माइक से, तो बुद्ध ने किसी वाद का विरोध नहीं किया था, कारण कि गौतम बुद्ध के समय में वो वाद था ही नहीं, वो था ही नहीं। गौतम बुद्ध के समय में ये लोग थे ही नहीं, तो जो लोग थे नहीं, जो वाद था नहीं, उस बात को विरोध करने का क्या बात होता है। और वो सिर्फ सांसद महोदय इसलिए कहा जाता है कि उस वाद को और उस लोग को ये सिद्ध करना था हम भी उतने ही पुराने हैं जितने बुद्ध पुराने हैं। तो उस समय हमको रहना पड़ेगा, बुद्ध के समय हम दिखाएंगे कि हम थे, तब तो बुद्ध विरोध किए। तो अपनी प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए लोगों ने कहा कि उन्होंने उस बात का विरोध किया, गौतम बुद्ध किसी बात का विरोध नहीं किया, उन्होंने अपना काम किया। और मैं बता दूं, जिस समय बुद्ध थे, सिर्फ गंगा के मैदान में 63 तरह के दर्शन पर लोग खोज कर रहे थे, और जैन संप्रदाय में 263 तरह के लोग एक दर्शन का खोज कर रहे थे, उस पर चिंतन मंथन कर रहे थे। और बुद्ध ने जब घर छोड़ा था तो बहुत मानतिया है कि घर छोड़ करके छुपके निकल गए, लेकिन मेरे समझ से आप देखेंगे, विचार करेंगे कि बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो गया कहां। इस पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो गया कहां। यदि जंगल में भी जाना था और जंगल में जाने से ही ज्ञान मिल जाना था, तो कपिलवस्तु में बहुत सारे जंगल थे, वहां जाकर के रात बिता लेते, ज्ञान लेकर के चले आते। लेकिन जब वो निकलते, घर छोड़ते, तो कहां जाते हैं? वो राजगीर जाते हैं, वो वैशाली जाते हैं, वो बहुत सारे धम्म गुरुओं के पास जाते हैं, अलार कलाम के पास जाते हैं, कनक मुनि के बहुत सारे ऋषियों के पास जाते हैं। क्या करने के लिए जाते हैं? सीखने के लिए जाते हैं। तो हमें लगता है कि हर लेवल की शिक्षा की व्यवस्था हर जगह नहीं होती है। कपिलवस्तु में जिस स्तर की शिक्षा की व्यवस्था थी, अपने पिता के सामने में उस स्तर की शिक्षा उन्होंने लिया, लेकिन लगा कि इससे अपर क्लास का शिक्षा हमें लेना हो तो जरूर पटना और दिल्ली जाना पड़ेगा, जिसकी व्यवस्था यहाँ नहीं है। और इसी कारण से बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो कहीं उरुवेला जाते हैं, बोध गया जाते हैं, तो कभी राजगीर जाते हैं, तो कभी वैशाली जाते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र थे। मतलब बहुत सारे शिक्षाविद रिसर्च करने के लिए यहाँ काम कर रहे थे। अब जब घर छोड़ करके जाते हैं, बहुत सारे गुरु से मिलते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन और जितने सारे गुरु थे वो उनको बहुत तरह के ज्ञान दे रहे थे। कोई अध्यात्म का ज्ञान देना चाह रहा था, कोई आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना चाह रहा था, कोई स्वर्ग और नरक का ज्ञान देना जा रहा था। और सब समझने के बाद बुद्ध कहते कि नहीं, मैं जो चाह रहा हूं, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। भाई क्या चाह रहे थे वो ये चाह रहे थे, वो आत्मा परमात्मा को डिजर्व सॉल्व करने के लिए नहीं गए थे, वो स्वर्ग और नरक को सॉल्व करना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि जिस रिसर्च को करने से, जिस विषय पर बात करने से लोक कल्याण न होता है, कोई फायदा नहीं होता है मनुष्य को, वैसे विषय पर सोचने से क्या फायदा है। बुद्ध तो ये जानना चाह रहे थे कि संसार में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे प्राणी हैं, लगभग सारे लोग किसी न किसी कारण से दुखी हैं, सारे लोग किसी न किसी कारण से दुखी है। तो बुद्ध तो ये जानना चाह रहे थे, जब ये सारे संसार दुखमय है तो इस दुख का कारण क्या है। वो तो ये ढूंढ रहे थे कि उस दुख का कारण क्या है, और सोच रहे थे कि जब मैं दुख के कारण को पता लगा लूंगा तो उसके निवारण का मार्ग मैं ढूंढूंगा, और जब निवारण का मार्ग ढूंढ लूंगा तो अपने लोगों को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा, तो दुखों का अंत हो जाएगा, दुखों का अंत हो जाएगा। और इसी को बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के रूप में बताया। दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण के मार्ग है, तो फिर दुखों का अंत ही है। ये देखने में बड़ा छोटा सूत्र लग रहा है, और बुद्ध ने सिर्फ सूत्र दिया था, a+b² A²+B²+2AB हम लोग रट लेते हैं, ये फार्मूला है, और फार्मूला से हमारा कल्याण नहीं होगा जब तक कि हम A और B के वैल्यूज को इसमें नहीं रख पाएंगे। तो बुद्ध ने सिर्फ फार्मूला देने का काम किया, उसमें वैल्यूज हम लोगों को रखना है। तो बुद्ध ने सोचा ये कार्य कारण का सिद्धांत कि 4 आर्य सत्य दिया, और यदि इसको छोड़ दिया जाए, बुद्ध के ये 4 आर्य सत्य को छोड़ दिया जाए, तो संसार में जितने सारे
सेक्टर है, चाहे वो शिक्षा का सेक्टर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, चाहे वो मेडिकल का सेक्टर हो, कोई सेक्टर उसके बिना पूरा नहीं है, सबके सब ध्वस्त हो जाएंगे। एक डॉक्टरी पेशा में जाते हैं तो जब भी कोई रोगी अपने डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बुद्ध के इन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर उसका इलाज करता है। भाई मेरे पेट में दर्द है तो डॉक्टर दर्द का दवा नहीं देता है पहले, वो हम लोग जैसा डॉक्टर दे देता होगा पहले एनाफ्रेटन का गोल काट करके। वो ये जानना चाहता है कि यदि दुख है, दर्द है, तो इस दुख का कारण क्या है, इस दर्द का कारण कहाँ छुपा हुआ है। तो पूछता है कि कल क्या खाए थे, रात में क्या खाए थे, वो कारण का पता लगाता है। और जब कारण का पता लगा लेता है कि लगन बहुत ज्यादा था, शादी में पूरी पुलाव ज्यादा खाए हैं, तो दुख है, तो दुख का कारण पता लगा, तब दुख निवारण के मार्ग है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, बहुत सारे उसमें एंजाइम है, DSR है उसको देता है, तो दुख निवारण के मार्ग है। अब जब गोलियां देता है, हम खाते हैं, तब जाकर के दुखों का अंत होता है। तो बताइए इसको छोड़कर क्या मेडिकल साइंस कदम चल सकता है? तो ये 4 आर्य सत्य थे और सबसे बड़ा खोज उनका था कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत इतनी बड़ी खोज थी कि जिसको खोज लेने के बाद से मानव जीवन में नए नए नगरों का जो उदय हो रहा था, उसमें एक क्रांतिकारी विकास हुआ से कार्य कारण की सिद्धांत को खोज लेने से। और जिस कार्य कारण को सिद्धांत को बुद्ध ने भारत में खोजा था, शायद 16वीं सदी के पास यूरोपीय देशों में कार्य कारण सिद्धांत गया। उसके पहले कार्य कारण सिद्धांत को लोग नहीं जानते थे, और जब वहां जाने तब जाकर के वहां एक क्रांति से हुई इस कार्य कारण के सिद्धांत को जान करके। तो साथियों, बुद्ध जानने की वस्तु है, वो मानने की वस्तु नहीं है। और जान लीजिए, बुद्ध ने किसी धर्म का स्थापना नहीं किया, और बुद्ध एक धार्मिक पुरुष नहीं है। बुद्ध का जो विचार था प्राथमिक था, बुद्ध का जो विचार था परीक्षणीय था, बुद्ध का जो विचार था प्राकृतिक था, बुद्ध का जो विचार था अनुभव करने वाला था, और बुद्ध का विचार साक्षात्मक था। और इसीलिए तो कहा जाता है कि बुद्ध का विचार वैज्ञानिक था, बुद्ध का विचार वैज्ञानिक था, और इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध एक वैज्ञानिक थे। तो मैं ये कहता हूं कि हम लोगों को बुद्ध को जानना जरूर है, और बुद्ध को मानना जरूर है, समझना जरूर है, लेकिन बुद्ध को एक टीचर के रूप में देखना है, बुद्ध को एक फिलोसोफर के रूप में देखना है, बुद्ध को एक दार्शनिक के रूप में देखना है, न कि बुद्ध को एक धार्मिक पुरुष के रूप में देखना है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में देखना है। और ईश्वर मान करके हम पूजा पाठ करते रह जाएंगे, कोई चीज हमें हासिल होने वाला नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है, जिन जिन देशों ने बुद्ध को ईश्वर मान करके पूजा, वो देश आज भी विकसित श्रेणी में नहीं आए। मैं भारत को ही कहता हूं, बगल में श्रीलंका को कहता हूं, बर्मा को कहता हूं, ये सारे देश बुद्ध को ईश्वर माना और उसमें आस्था रखा और बुद्ध का पूजा किया, और आज भी वे लोग विकसित देश नहीं है। और जिन देशों ने बुद्ध को एक शिक्षक माना, बुद्ध को एक ट्रेनर माना, बुद्ध को एक दार्शनिक माना, वो देश देख ले, वो चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, वियतनाम हो, अमेरिका हो, वो सारे देश बुद्ध को एक शिक्षक माना। और जिन जिन देशों ने बुद्ध को शिक्षक माना, उन देशों को देखिए आज विकसित देश की श्रेणी में आए। और कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध को अपना लेने से अपना देश पिछड़ गया, हम पीछे चले गए। बुद्ध को अपनाने से हम पीछे नहीं हुए थे महोदय, हम तो पीछे बुद्ध को छोड़ देने से हो गए। और आज हम लोग फिर से बुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम लोग जब फिर से बुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सर मार्केटिंग करने वालों की कमी नहीं है इस देश में। हमारे लोग भी बाहर में जाके अब कहने लगे हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, सिर्फ बाहर में। तो ये बुद्ध बहुत अच्छे एक मार्केटिंग गुरु थे। उन्होंने विचारों को स्वतः उत्पन्न किया और उसका अच्छे ढंग से मार्केटिंग किया। और मैं कहना चाहता हूं सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं से, जब भी आप लोगों के बीच जाए तो बुद्ध को विचार जो है उनको ठीक तरीके से लोगों के बीच रखने का काम करो, किसी से तुलना करके नहीं कि वैसा है वैसा है।
हम यदि अपना प्रचार करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे वो बताएंगे। अरे तू क्या किया जाए, तेरा प्रचार हम क्यों करें, हम तो इसी तरह से प्रचार करते करते क्या पे क्या कर दिए। तो हम लोग अपनी प्रचार करें, दूसरे के प्रचार के चक्कर में न पड़े और बुद्ध के वास्तविक शिक्षा को अपनाएं और बुद्ध को पढ़ें, बुद्ध को समझें और बुद्ध को अपने जीवन में उतारने का काम करें। और एक छोटी सी घटना, ये बुद्ध को ठीक से समझ लिए। जिस तरह से पश्चिम के देशों में मार्क्स सिद्धांतों को लेनिन ने अपने शासन सत्ता में स्थापित कर दिया, तो लेनिन भी महान हो गया और बुद्ध भी मार्क्स भी महान हो गए। ठीक उसी तरह से भारत में बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध के फिलॉसफी को एक सम्राट अशोक महान हुए, उन्होंने अपने शासन सत्ता में स्थापित किया और लागू कर दिया, तो उन्होंने भी सम्राट से सम्राट अशोक महान बन गया। तो महान बनने के लिए बुद्ध को छोड़ करके हम महान नहीं हो सकते हैं। हम यदि पुनः विश्व गुरु बनना चाहते हैं, पुनः विश्व नेता बनना चाहते हैं, तो बुद्ध और अशोक को छोड़ करके हम नहीं बन सकते हैं। और जो देश भारत है, ये भारत देश का मतलब बहुत तरह से व्याख्या इसका की जाती है, लेकिन मेरी एक व्याख्या है, भारत उस भूखंड का नाम है जिस भूखंड पर शांति और शक्ति दोनों एक साथ उसका उदय होता है। शांति और शक्ति दोनों का परिचायक जो भूखंड होता है, वैसे ही भूखंड को क्या कहा जाता है, भारत कहा जाता है। और उस शांति का प्रतीक इसलिए है कि ये बुद्ध की धरती है, और शक्ति की प्रतीक इसलिए है ये सम्राट अशोक की धरती है। और फिर से मौसम को देखते हुए मैं ज्यादा न कहते हुए मैं ये बात कहते हुए विदा लूंगा। गार्जियन सब ऊपर बैठे हैं, सामने भी हमारे क्रांतिकारी कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं। जब भी हमारा सम्राट अशोक क्लब किसी कारणवश डगमगाता या लड़खड़ाता, तो मैं देखता हूं कि आप लोगों के सहयोग से ये सम्राट अशोक क्लब का इज्जत बचाने का काम, इज्जत बचाने का काम, लाज बताने का काम ये सम्राट अशोक क्लब जिला इकाई सीतामढ़ी कई वर्षों से करते आया है। और इसलिए मैं सीतामढ़ी टीम के आगे पूरे सम्राट अशोक क्लब बिहार प्रदेश की तरफ से नतमस्तक है। और आप लोगों का भी जो सहयोग और समर्पण सम्राट अशोक क्लब को आप लोगों ने दिया और मिलता है, इससे सम्राट अशोक क्लब हर दिन 2 कदम आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसा ही नेह प्रेम आप लोगों को मिलते रहेगा आप लोगों से। तो हम लोग निश्चित तौर पे उस विचारधारा का मुकाबला कर देंगे जो विचारधारा बहुत बड़ा है। हमें याद है कि एक नेता, नाम नहीं लूंगा, हमारे कार्यक्रम में आए थे तो कहे थे कि इस देश में बहुत सारे संगठन हैं, जो संगठन तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका विचार बहुत छोटा है, उसका विचार बहुत छोटा है। और सम्राट अशोक क्लब संगठन छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन महोदय इसका विचार बहुत बड़ा है। यदि फलते गया, फूलते गया, आप लोगों ने उसे खाद और पानी देते गया, तो निश्चित तौर पर ये वृक्ष बनेगा और वैसे ऐसे विचारधाराओं को टक्कर देने में सक्षम होगा, जो आज पूरे भूमंडल पे, मैं भारत नहीं पूरे भूमंडल पर कब्जा करने के लिए, अजगर की तरफ नील जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोग उसका मुकाबला करेंगे। और बहुत कुछ न कहते हुए, मौसम को देखते हुए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। और गार्जियन तो चंद्रगुप्त की बात कर रहे थे, तो एक लाइन चंद्रगुप्त के बारे में बोल करके मैं अपने बातों को समाप्त करूंगा कि जिसके भय से सिकंदर भाग गया, आप लोग सिकंदर के नाम ले रहे थे, तो जिसके भय से सिकंदर भाग गया वो चंद्रगुप्त मौर्य था। जिसके भय से सिकंदर भाग गया वो चंद्रगुप्त मौर्य था। उसका ऐसा ही पराक्रम और शान शौर्य था। वो शेर के घाट पर सियार को पानी पिलाया करता था और भारत को सोने की चिड़िया बनाने का उसी का दौर था, उसी का दौर था। और सम्राट अशोक, कैसे उनको छोड़ू, सम्राट अशोक को विश्व विजयी महान था, कारण कि न्यायप्रिय प्रजारक्षक साक्षात देवता इंसान था। और आज का भारत अशोका काल में महाभारत हुआ करता था, कारण कि इसमें तिब्बत, ताइवान, बर्मा, भूटान, काबुल और अफगान था। तो ये अखंड भारत था। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें सुना। और फिर से एक बात तो छूट ही रहा है विधायक जी, अब तो पता नहीं मैं कहूं कि नहीं कहूं। अब कह नहीं रहा हूं इसलिए कि हम लोग भोजपुरिया क्षेत्र से आते हैं और कहा जरा भोजपुरी में टूटलो हाथीसार तो 9 घर के संग। हाथी का रखने वाला मकान टूटा भी होता है तो उसमें छोटे छोटे कई घर बन सकते हैं। तो मुझे बहुत कुछ नहीं कहना। इस बार जब हम आए
और ये प्राकृतिक जो कहर हमने देखा, और देखा तो देखा कि वो सांसद साहब के ऊपर से टपक रहा है पनिया उनके फोटो पर। तो हमें लगता है कि जब अगले बार से हम लोग यहाँ आए तो पानी को टपकने का अवसर न मिलेगा, कुछ ऐसा कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत।